वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम कॉन्ग्रुएंस का लेक्चर नंबर 6 करेंगे, जिसके अंदर हम एक थ्योरम देखेंगे जहां लीनियर कॉन्ग्रुएंस के कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा, कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो थ्योरम की स्टेटमेंट है, तो थ्योरम की स्टेटमेंट दी हुई है, इफ जीसीडी ऑफ ए एंड एम इज इक्वल टू डी एंड डी डिवाइड्स बी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर ए और एम का जीसीडी डी है और डी बी को डिवाइड कर रहा है, प्रूव दैट द लीनियर कॉन्ग्रुएंस AX is congruent to B mod M. B mod M has exactly D solution. Has exactly D solutions which are incongruent to mod M. इनकॉन्ग्रुएंट टू मोड है। तो थ्योरम क्या कह रही है, कहती है कि ए और एम इसका जीसीडी डी दिया हुआ है और डी जो है वो बी को डिवाइड कर रहे हैं। कहते हैं कि जो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है ना, AX इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, इसकी आपको जितना उसका जीसीडी है उतने ही सॉल्यूशंस मिलेंगे और वो सभी सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब इससे ज्यादा सॉल्यूशन मिल तो सकते हैं लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 21। ठीक है, तो पहले तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, सबसे पहले a और m का जीसीडी निकालो। तो a कितने यहाँ 15 और m कितने यहाँ 21। तो कहते हैं कि a और m का जीसीडी निकालो, कितना हो गया, 3 हो गया। तो कहते हैं कि जो जीसीडी आया है ना d, वो b को डिवाइड करना चाहिए। तो d b को डिवाइड कर रहा है, d जो है 3 है, 12 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो याद हो पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम की थी कि अगर a और m का जीसीडी d है और d b को डिवाइड कर दे तो इसका कम से कम एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो जीसीडी है वो 12 को डिवाइड करे यानी b को डिवाइड करे यानी इसका कम से कम एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब हम इसके सॉल्यूशन निकालने बैठते हैं वो आते हैं 5, 12 और 19। ठीक है, तो कहते हैं कि ये तीनों ही जो है इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। मतलब आप चेक कर सकते हो कि 5, 12 के कह रहे हैं कि वो इनकॉन्ग्रुएंट होगा मोड 21 में। सही है, क्योंकि 21 5 माइनस 12 को डिवाइड नहीं कर रहा है। 5 19 के भी क्या होगा, इनकॉन्ग्रुएंट होगा मोड 21 में। जो 12 है वो 19 के भी क्या होगा, इनकॉन्ग्रुएंट होगा, किसमें, मोड 21 में। तो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि a और m का जीसीडी d है, जीसीडी d कितना है, 3 है, और जीसीडी जो है वो b को डिवाइड करना चाहिए, b को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला तो कह रहा है कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस के एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन होंगे, d सॉल्यूशन। तो d की वैल्यू कितनी है, 3। तो कहते हैं कि इसके एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन होंगे जो आपस में क्या होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर इनसे ज्यादा आपको मिल रहे हैं ना सॉल्यूशंस, वो डेफिनेटली क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, मान लो हमने ले लिया 26, चेक करते कि 26 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये हो गया 15 इंटू में 26, ये कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए किसके, 12 के मोड 21 में। अगर ये 12 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 21 में तो 26 इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो देखते हैं, तो 21 डिवाइड करना चाहिए 15 इंटू में 26 माइनस में 12 को। ठीक है, तो 15 इंटू में 26, 15 छिका 90, 15 दूनी 30 और 9 39 माइनस में 12 यानी 21 डिवाइड करना चाहिए किसको, 378 को। तो देखो 21 ये हो गया 1 पे, ठीक है, और ये 16 बच गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 8 हो गया। तो यानी 21 जो है वो 378 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब जो 26 है ना, x की जगह अगर हम 26 रख रहे हैं तो वो भी इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई, यानी 26 इसका क्या बन रहा है, सॉल्यूशन।
तो कहते हैं कि एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन होंगे जो इनकॉन्ग्रुएंट हो। अगर कोई और सॉल्यूशन मिल रहा है ना 26, वो इन तीनों में से किसी एक के ही कॉन्ग्रुएंट होगा। या तो 26 5 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, या 26 कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, हो गया हमारे पास यहाँ 12 के, ठीक है, या 26 कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, 19 के, किसी एक के तो जरूर कॉन्ग्रुएंट होगा। तो 26 5 के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है किसमें, मोड 21 में, ठीक है। मतलब थ्योरम क्या कहती है कि जितना उसका जीसीडी है ना उतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे जो इनकॉन्ग्रुएंट हो। जीसीडी से ज्यादा आपको सॉल्यूशन तो मिल सकते हैं लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट होना स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक टाइप से आप कह सकते हो कि वो जो जेडएम के अंदर रिपीटेशन आने लग जाएगी। तो हमें सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट चाहिए, डिफरेंट सॉल्यूशन चाहिए। डिफरेंट सॉल्यूशन का यहाँ मीनिंग होगा जो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, इनकॉन्ग्रुएंट हो। तो इनकॉन्ग्रुएंट 3 ही मिलेंगे। 3 से ज्यादा अगर कोई सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो किसी एक के ही बराबर होगा, मतलब एक के बराबर का ही काम करे, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा, तो मतलब उनसे डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी थ्योरम की स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो अब हम थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ए और एम, इसका जीसीडी डी है, डी बी को डिवाइड कर रहे हैं और कॉन्ग्रुएंस किसकी बात करें, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, सही है। पिछले लेक्चर में हमने एक रिजल्ट देखा था कि अगर ए और एम का जीसीडी डी है, डी बी को डिवाइड कर दे तभी इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब डी जो है बी को डिवाइड ना करे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और डी अगर बी को डिवाइड कर दे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डी बी को डिवाइड कर रहे, यहां से हमें गारंटी मिल गई है पिछली थ्योरम से कि इस कॉन्ग्रुएंस का आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो सॉल्यूशन हमने क्या मान लिया, एक्स नोड, यानी देयर एग्जिस्ट ए सॉल्यूशन एक्स नोड। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स नोड इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ए एक्स नोड कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, मोड एम को, ठीक है। फिर हमने एक रिजल्ट किया था, दो कॉन्ग्रुएंस होल्ड कर रही है, मोडुलो सेम हो, ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है मोड एम में, सी डी के कॉन्ग्रुएंट है मोड एम में, तो आप दोनों कॉन्ग्रुएंस को ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेम ये कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, इन दोनों कॉन्ग्रुएंस को सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो सबट्रैक्ट कर दो, यानी a इंटू एक्स माइनस एक्स नोड इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड एम आएगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है एक्स नोड, लेकिन हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, डी चाहिए, यानी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये इसका सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। हमें और एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब डी माइनस 1 हो रहेगी। एक तो ये हो गया है, टोटल डी कब बनेंगे, जब डी माइनस 1 और आ जाए, तो यानी एक्स की डी माइनस 1 वैल्यूज और चाहिए कि जो इस कॉन्ग्रुएंस को क्या कर दे, सेटिस्फाई, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि m जो है वो डिवाइड करेगा a इंटू में x माइनस में x नोड को, ठीक है। a और m का जीसीडी कितना दिया हुआ है, d। तो जीसीडी की डेफिनेशन क्या कहती है कि d जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, d जो है m को भी डिवाइड करेगा। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि इंटीजर आएगा a1 सच दैट a इज इक्वल टू a1 टाइम्स ऑफ d हो जाएगा। अब जो d है वो m को भी डिवाइड कर रहा है, यानी एक और इंटीजर आएगा, सपोज m1 सच दैट m इज इक्वल टू m1 d हो जाएगा, ठीक है। अब m जो था वो डिवाइड कर रहे किसको, a टाइम ऑफ x माइनस में x नोड को। इसका मतलब m1d डिवाइड करेगा a1d इंटू में x माइनस में x नोड को। इसका मतलब m1 डिवाइड करेगा किसको, a1 टाइम्स ऑफ x माइनस में x नोड को। अब यहां से देखो a और m का जीसीडी अगर d हो तो a बाई d और b बाई d का जीसीडी कितना होता है, 1, ठीक है। a बाई d कौन है, a1, और m बाई d कौन है, m1 है। तो m1 और a1 का तो जीसीडी कितना आ गया है, 1 आ गया। तो गोस थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर एक नंबर दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करें और किसी एक के साथ जीसीडी 1 आ जाए तो वो नंबर दूसरे को डिवाइड कर देगा, यानी m1 डिवाइड कर देगा किसको, x माइनस में x नोड को। तो m1 डिवाइड कर रहा है x माइनस x नोड को, ठीक है।
तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि इंटीजर आएगा k सच दैट x माइनस एक्स नोड दिस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, x नोड प्लस में m1 इंटू में k आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आप देखो k अगर जीरो हो जाए, k जीरो है तो x की वैल्यू कितनी है, x नोड हो जाएगी, जो कि इसका सॉल्यूशन था इस कॉन्ग्रुएंस का, हमने स्टार्टिंग में बोला था x नोड इसका सॉल्यूशन है, मतलब x नोड इसको सेटिस्फाई करे, यानी a x नोड कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा किसके, b के मोड m। ठीक है, अब k को आप 1 रखो, k को 1 रखोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x नोड प्लस में m1 आ जाएगा। ठीक है, ये इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर दे तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको a से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये मोड m में काम करना पड़ेगा, और किसके कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए, b के। तो अब जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो ax इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ax नोड प्लस में am1 आ जाएगा। ठीक है, तो ax इज इक्वल टू ax नोड प्लस में am1 आ गया। अब ax नोड का काम कौन कर रहा है, b काम कर रहा है किसमें, मोड m में, तो ax नोड की जगह तो हम b लिख सकते हैं। अब हम ये और शो कर दे कि अगर ये जीरो का काम कर रहा है तो x किसका काम करेगा, b का, यानी x कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा किसके, b के, किसमें, मोड m में, यानी x इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब आप लोग देखो, अब हम प्रूव करेंगे am1 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड m। सही है, अब a जो था, a किसके बराबर था, a इज इक्वल टू a1d था, तो am1 कितना हो गया, a1 m1d, और m1d किसके बराबर था, m के, यानी ये आ गया a1 इंटू में m। तो a1 इंटू m जो है ये डिविजिबल है किससे, m से, तो a1 m किसका काम करेगा, जीरो का काम करेगा, किसमें, मोड m में, तो ओवरऑल जो am1 है वो भी किसका काम करेगा, जीरो का काम करेगा, किसमें, मोड m में। तो x जो है कॉन्ग्रुएंट आ गया b मोड m के, मतलब x इज इक्वल टू x नोड प्लस में m1 जो है इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। यानी आप k अगर 1 रख रहे हो ना तब भी इसका सॉल्यूशन है। अब आप k को 2 रख दो, k को आप 2 रखोगे तो x इज इक्वल टू x नोड प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a m1 आ जाएगा। अभी हमने प्रूव किया है कि a m1 जो है वो जीरो का काम कर रहा है किसमें, मोड m में, तो 2 a m1 भी क्या करेगा, जीरो का काम करेगा, किसमें, मोड m में, क्योंकि हमने कहा था कि कॉन्ग्रुएंस में आप सेम नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो जब जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी ये भी यहाँ ax आएगा और ये ax नोड, क्योंकि x इज इक्वल टू x नोड प्लस में 2m1 था, तो आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो ax नोड प्लस में 2m1 आएगा। तो ax नोड किसका काम कर रहा था, b का, और am1 जीरो का काम कर रहे हैं, 2am1 यानी जीरो का काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल x किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, b मोड m। मतलब k को 2 रखोगे तब भी इसका सॉल्यूशन है, सेम k को 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, सभी k के लिए इसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन। मतलब जो इसका सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म का आएगा, x नोड प्लस में k टाइम्स ऑफ m1। तो यानी सॉल्यूशन की बात की जाए तो पहला सॉल्यूशन हो गया x नोड, अब k की वैल्यू 1 रख दो तो x नोड प्लस m1, देन x नोड प्लस में 2m1, देन x नोड प्लस में 3m1 एंड सो ऑन। ठीक है, कहीं ना कहीं x नोड प्लस में d माइनस 1 टाइम्स ऑफ m1 भी आएगा। ठीक है, और फिर आएगा x नोड प्लस में dm1, देन x नोड प्लस में कितना आ जाएगा, d प्लस 1 टाइम्स ऑफ m1 एंड सो। ठीक है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना था कि इसके एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन होने चाहिए जो कि इनकॉन्ग्रुएंट हो, बाकी जो सॉल्यूशंस आएंगे वो इनमें से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो डी सॉल्यूशन कब आएंगे, जब k की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक होगी, d माइनस 1 तक। मतलब सॉल्यूशन फर्स्ट होगा x नोड और लास्ट होना चाहिए x नोड प्लस में d माइनस 1 टाइम्स ऑफ m1, यानी k जब है d हो या d से ज्यादा हो जाए
तो वो या तो 0 का काम करे या 1 का या 2 का या फिर D-1 का काम करे। ठीक है, अब आप देखो कैसे करोगे। अब हमने केस ले लिया कि k ग्रेटर देन इक्वल टू डी। k अगर ग्रेटर देन इक्वल टू डी है तो हमें शो करना है कि ये जो सॉल्यूशन है वो इनमें से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब k ग्रेटर देन इक्वल टू डी है तो डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा सच दैट k इज इक्वल टू QD प्लस में r हो जाएगा। ठीक है, जहां r नॉन नेगेटिव होगा और d से स्ट्रिक्टली क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस में k टाइम्स ऑफ m1 था, यानी m1 टाइम्स ऑफ k कितना आ गया, QD प्लस में r आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा, x नोट प्लस में q टाइम्स ऑफ m1d और प्लस में कितना आ जाएगा m1r। ठीक है, अब देखो m1d किसके बराबर था, m के, तो ये हो जाएगा qm प्लस में m1r। ठीक है, अब qm जो है मोड m में qm जो है वो किसका काम करेगा, 0 का, क्योंकि qm एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा किससे, मोड m से। ओवरऑल कह सकते हैं जो x है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, x नोड प्लस में m1r के। बाकी जो कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं ना वो किसके होंगे, m के, मतलब किसी एक सॉल्यूशन के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब देखो x नोड फिक्स है, स्टार्टिंग में फिक्स हो गया था, m1 फिक्स है, वेरी कौन कर सकता है, रिमाइंडर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, D-1, यानी 0 से D-1 तक जाएगा तो कितने सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, तो D ही सॉल्यूशन मिलेंगे। कोई अगर और सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो इसके बराबर आ रहे हैं, और मोड m में ये 0 का काम कर रहे हैं, यानी ये सॉल्यूशन जो है एग्जैक्टली इसी के ही बराबर आ रहे हैं, तो यानी आपको D सॉल्यूशन ही मिल सकते हैं। ठीक है, अगर D से ज्यादा सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या होने लग जाएंगे, किसी एक के कॉन्ग्रुएंट होना स्टार्ट कर देंगे। अब हमें प्रूव करना है कि जो 0 से लेकर के D-1 तक थे ना वो इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए आपस में, यानी जो x नोड था, x नोड प्लस में m1, x नोड प्लस में 2m1, x नोड प्लस 3m1 एंड सो जो x नोड प्लस D-1 m1। ठीक है, ये आपस में क्या होना चाहिए, इनकॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो मान लिया कोई दो सॉल्यूशन, मान लिए इन्हीं में से कोई दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जो आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है मतलब उन दोनों की जगह आप सिंबल से भी काम चला सकते हो, समझ आ रहा है ना। जैसे कि एक तो 3 ले लिया और एक 7 ले लिया, Z4 में हम काम कर रहे हैं तो 3 और 7 दोनों एक ही का काम करेंगे, किसका, 3 का, 3 भी 3 का काम करे, 7 जो है 4 में 3 का ही काम करेगा। तो इन दोनों की जगह हम सिर्फ एक ही सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कौन, 3। अगर इनमें से कोई दो सॉल्यूशन आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या होगा कि टोटल जो है आपको वो D सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, D से कम सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन हमें प्रूव करना है कि एग्जैक्टली D सॉल्यूशन मिलने चाहिए, इसका मतलब कोई किसी का काम नहीं करना चाहिए, मतलब सारे आपस में क्या होने चाहिए, इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। मान लो आपको 2k की वैल्यू मिली, सपोज एक k1 और एक मिल गया m1, जो कि आपस में क्या हो गया, सॉरी k1 और एक मिल गया सपोज k2। ठीक है, कि ये जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए किसमें, मोड m में। मान लो k1 जो है सपोज 1 है, k2 मान लो 3 है, या हो सकता है ये 2 हो जाए या 3 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया इनमें से कोई दो सॉल्यूशन कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब k1 m1 कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा किसके, k2 m2 मोड m के। ठीक है, इसका मतलब m डिवाइड करेगा किसको, k1 यहाँ पर कितना आएगा, m1 आएगा, क्योंकि m1 ही था सॉल्यूशन में, m1 k1 माइनस k2 इंटू में कितना आ जाएगा, m1। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी थी, m1d, डिवाइड करेगी किसको, k1 माइनस k2 को, इंटू में क्या आ गया, m1। इसका मतलब d डिवाइड करेगा किसको, k1 माइनस k2 इंटू को, ठीक है, k1 माइनस k2 को। अब देखो k1 की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक हो सकती है, D-1, यानी ये नॉन नेगेटिव है। ठीक है, और
मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है d माइनस वन, यानी स्ट्रिक्टली लेस होगा d से, सही। अब K2 है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम d माइनस वन, मतलब स्ट्रिक्टली लेस होगा d से। अगेन जैसे हमने डिवीजन एल्गोरिथम में किया था, अगर K1 नॉन नेगेटिव हो d से छोटा हो, K2 भी नॉन नेगेटिव हो d से छोटा हो, तो दोनों का डिफरेंस भी किससे छोटा आएगा, d से। और कोई एक नंबर अपने से छोटे नंबर को डिवाइड कर दे, वो तभी पॉसिबल है जब डिवाइड होने वाला 0 हो जाए, मतलब K1 माइनस K2 0 हो जाए, यानी K1 इज इक्वल टू K2 आएगा। मतलब अगर ये सॉल्यूशन कॉन्ग्रुएंट है ना, तो वो सेम के ही कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अगर आप Ki's डिफरेंट ले लोगे तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे, आपके इनकॉन्ग्रुएंट, मतलब 0 से लेकर के d माइनस वन में वो रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन 0 से d माइनस वन की बजाय अगर आप k की वैल्यू d रखो या d से ज्यादा रखो, तो वो क्या होने लग जाएंगे, रिपीट होने स्टार्ट कर देंगे। तो अगर नेक्स्ट इसकी कोरोलरी दी हुई है थ्योरम की कि a और m का जीसीडी अगर 1 हो जाए, a और m का जीसीडी 1 हो जाए, यानी को प्राइम हो जाए a और m, तो हमें पता है कि जो d है, d कौन है, यहाँ 1 है, 1 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, b को डिवाइड करेगा। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही कि am का जीसीडी d हो, d b को डिवाइड कर रहा हो, तो जो ये कॉन्ग्रुएंस है ना, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, एग्जैक्टली d सॉल्यूशन होते हैं जो कि आपस में इनकॉन्ग्रुएंट है। तो d कितना है, 1 है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, यानी 1 सॉल्यूशन होने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो थ्योरम क्या कह रही है, अगर a और m को प्राइम है तो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन ही पॉसिबल है। तो ये थी आज की थ्योरम, जहां हमने देखा कि एग्जैक्टली आपको d ही सॉल्यूशन मिलेंगे जो कि इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर d से ज्यादा सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, वो किसी एक का ही काम करेगा, मतलब वो रिपीट होना स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।